नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शहरों में एक अदद मकान मिडिल क्लास फैमिली का सपना जरूर होता है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कई बार उसकी आप लोगों की हमारी सबकी आधी जिंदगी बीत जाती। घर खरीदने के लिए शुरुआती रकम का इंतजाम करना, फिर 20, 25, 30 साल तक बैंक को ईएमआई भरते रहना, लोन जो आपने लिया हो, और सोचिए कि जब उसे पता चले कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है, उसकी जो गाड़ी कमाई है उस व्यक्ति की वो फंस गई है। आप ईएमआई देते रहे, कुछ लोग साथ में रेंट भी देते रहे, और उसके बाद घर आपको मिलके ही नहीं दे रहा है। क्या बीतती होगी ऐसे लोगों पर। लखनऊ से लेकर दिल्ली एनसीआर तक हजारों निवेशक एक बार फिर अफसोस में डूबे हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। लखनऊ में अंसल ग्रुप के दिवालिया घोषित हुआ है। 5,000 निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा कि अब उनका होगा क्या। कुछ यही हाल दिल्ली एनसीआर के हजारों निवेशकों का है। भूटानी और डब्ल्यूटीसी ग्रुप में की धोखाधड़ी की शिकायतें हो रही हैं। दिवालिया घोषित किए गए अंसल ग्रुप समूह जो है और उसके मालिकों के खिलाफ आज लखनऊ में एफआईआर दर्ज करा दी गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश के बाद अंसल समूह पर मुकदमा दायर हुआ है। एफआईआर में धोखाधड़ी समेत कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक हो सकती है। यानी कि कड़ी धाराएं तो हैं, लेकिन सवाल फिर सरकार पर भी तो उठेगा, लखनऊ प्राधिकरण पर भी उठेगा। जब आप अंसल को ये जमीनें दी जा रही थी, नहीं दी जा रही थी, तो कैसे बिना पूरे कागजातों के साथ वो इस पूरे गोरख धंधे को चलाते रहे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। मेरे सहयोगी शुभांग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग, ये जो खास तौर से अंसल का जो पूरा मामला आया और अब भूटानी ग्रुप का भी मामला आ रहा है, इस पर निवेशकों के पास ऑप्शंस क्या हैं, कर क्या सकते हैं? बिल्कुल अंकित, और इसी वजह से मेरे साथ यहाँ पर होम बायर्स और निवेशक इस वक्त मौजूद है और हम सीधा इन्हीं लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विपुल चंद गुप्ता है। ये डब्ल्यूटीसी नोएडा आशीष भल्ला जिसके मालिक हैं, मैं इसके अगेंस्ट एक फ्रंट बनाया हुआ है हमने, जिसका नाम है आशीष भल्ला भूटानी स्कैम विक्टिम्स फ्रंट फोरम, और हम लोग इसके सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये एनसीआर, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसके बारे में मैं, अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दे तो मैं बताता हूँ। बेसिकली आशीष भल्ला जो हैं 2009-10 से कर रहे हैं। इनका पहला प्रोजेक्ट था एएन बिल्ड वेल्ड। ये बेसिकली हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इन्होंने पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया हुआ है। इन्होंने जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम को मैनिपुलेट किया हुआ है। ये हमारी आवाज़ कहीं तक पहुँच नहीं पा रही है। ये नोएडा में करीब इनके 10 प्रोजेक्ट हैं, इनके फैजाबाद में प्रोजेक्ट है, इनका मोहाली में प्रोजेक्ट है, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में प्रोजेक्ट है, इनके इंडिया में करीब 10-12 प्रोजेक्ट हैं। तो इस सब प्रोजेक्ट्स में ये लोग क्या करते हैं कि एश्योर्ड रेंटल बेसिस पे लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं। फिर जो इनके जो एजेंट्स होते हैं, इनके जो ऐसे एजेंट है, एक इन्वेस्टर क्लिनिक विदेश में, स्क्वायर यार्ड्स है इंडिया में, और इनके एजेंट्स हैं, उनके थ्रू हैवी कमीशन देके ये बायर्स को इल्जा के कलेक्ट करते हैं। सवाल ये है फिलहाल कि जब आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई है, तब आप लोगों के पास रास्ता क्या बचता है? देखिए, हम लोगों ने रास्ता क्या किया, हमने सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रोच किया, हमने पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस कमिश्नर से मिले, डीएम से मिले, हमने रेरा भी अभी गए, तो रेरा का अप्रोच तो बहुत ही नेगेटिव था। वो रेरा के जस्ट हमसे मिलने को तैयार नहीं। रेरा में करीब ऑलमोस्ट 350 केस अभी लगे हुए हैं। इनके अगेंस्ट, आशीष भल्ला के अगेंस्ट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने भी लगा रखा है केस, जो 2022 से चल रहा है। रेरा की अपनी ओन रिपोर्ट है, इससे एसक्यू अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया है आशीष भल्ला ने रेरा से मिलके। और जब इन्होंने भूटानी से टाई अप किया, तो भूटानी ने भी दूसरा स्कैम कर दिया
बाहर के साथ। वो कहते हैं कि तुम 15 लाख रुपए, जिसके 26 लाख रुपए हैं उसको 15 लाख रुपए और दो, हम तुम्हें एक ऐसी प्रॉपर्टी में स्कीम देंगे जो जंग प्रॉपर्टी है, जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, जिसकी 5,000 रुपये वैल्यू है पर स्क्वायर फीट, और 10,000 रुपये में देंगे। तो उधर भी भूटानी जी ने भी स्कैम किया। अब जब ये सब हुआ आशीष बल्ला जी के साथ, तो अब भूटानी जी कहते हैं कि नहीं, हमारा कोई इससे टाई अप नहीं है। और दूसरा चीज़ कि ईडी की रेड हुई है इस समय, ईडी की रेड में करीब 5,000 करोड़ का इसका स्कैम निकल के आया है। और उसके बाद जब हम पहले WTC USA को अप्रोच करते थे तो WTC USA हमारी कभी सुनता नहीं था। आज की तारीख में WTC USA भी कहता है हमने इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम DS गहलोत है। सर आप बताइए कि एक बार धोखाधड़ी हो गई है, उसके बाद से आप लोग अब धक्के खा रहे हैं, क्या कुछ रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम सब लोग पीस लविंग सिटीजन्स हैं। हमारा हार्ड एंड मनी है। मैक्सिमम लोगों का रिटायरमेंट फंड है जो उन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए इसमें इन्वेस्ट किया था, जो अब लगभग डूब चुका है। हमने 2 यूनिट खरीदी थी CBD नोएडा में, सेक्टर 132 में, जिसमें कोई काम नहीं हुआ है। 2018 से अब तक वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। 2018 में हमने पैसे दिए थे। हम 90% पैसा उनको दे चुके हैं और वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है। हमारे पास NCLT में जाने के अलावा, रेरा में जाने के अलावा और कोई नहीं ऑप्शन नहीं है। यहाँ जाकर भी कुछ सुझाव कुछ हो पा रहा है, मदद मिल पा रही है? अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो हम केस फाइल कर रहे हैं उसके अंदर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक शराफ है। ये WTC का जो प्रोजेक्ट आया था टेक जोन में नोएडा में, वहाँ पे हमने अपने बच्चों के नाम से 1,000 स्क्वायर फीट ज़मीन ली थी 2011 में। 2011 में यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए हम लोगों ने लिया था। आज स्थिति ऐसी है कि न ये हमको एयर दे रहे हैं, न ये हमको प्रॉपर्टी के पोजीशन दे रहे हैं, न हमको ये किसी तरह का पैसा दे रहे हैं। हम 8 साल से, मेरे पास कम से कम 50 लेटर हैं जो हमने इनके ऑफिस में जाके इनको दिए हैं कि हमको इसका कोई सोल्यूशन दीजिए। ये कोई जवाब नहीं देते, कुछ नहीं बताते। ये 2025 चल रहा है, आप 2011 की बात कर रहे हैं, तब से कितने ज़्यादा साल आप सिर्फ धक्के खा रहे हैं? हम केवल धक्के खा रहे हैं। इनके ऑफिस, अब जिस ऑफिस में हम जाते थे वो ऑफिस इन्होंने बंद कर दिया है। अब वहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ अब इन्होंने लिख दिया कि हमने भूटानी में ऑफिस शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी कोई नहीं है जवाब देने वाला। तो आप देख सकते हैं अंकित कि यहाँ पर जो तमाम हमारे साथ इन्वेस्टर्स हैं, होम बायर्स हैं, इन सभी लोगों की परेशानी आप समझिए, क्योंकि साल अगर 2011 से इन्हें लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के लिए ही अगर भागना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है तमाम सरकारों पर और तमाम इस तरीके की अथॉरिटीज और बिल्डर्स के नाम पर। जी, किस बात का प्रोटेक्शन है, ये बात समझनी पड़ेगी। रेरा अप्रूव कर अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और उसके बाद रेरा भी पीछे हट रहा है, बाकी सब लोग भी पीछे हट रहे हैं, तो किस बात का प्रोटेक्शन है ये जो वहां पर लोग निवेशक हैं उनके पास? ये एक बड़ा सवाल है। SN सिंह साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुमार मिहिर जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में घर खरीदारों की वकील हैं। और दिनेश गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, सचिव हैं क्रेडा के। हमारे साथ मेरे सहयोगी रणवीर भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणवीर, कल भी इस पर चर्चा हम जो कर रहे थे, अंसल ग्रुप के खिलाफ FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन क्या जो LDA है या उसके अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में ये प्रोजेक्ट बन रहा था, उनके ऊपर भी कुछ एक्शन होगा? क्या कोई भी इतना बड़ा ग्रुप इस तरीके से बिना पेपर पूरे करे बैंकों से लोगों को लोन भी दिलवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती LDA की कुछ? देखिए, निश्चित तौर पे बनती है, क्योंकि जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त रेरा था ही नहीं, उस वक्त LDA था। और LDA का अप्रूवल मतलब एक विश्वास, ग्राहकों का विश्वास कि कोई भी बिल्डर अगर आ रहा है उसको LDA का अप्रूवल मिला है, इसका मतलब है कि सरकार से उसको सारा कुछ जांच करने के बाद अप्रूवल मिल चुका है और इसलिए ग्राहक आराम से जाता है, 2 पैसा बढ़ा के निवेश करता है। और जब हम बात करते हैं अंसल की, तो इसमें 3 अलग अलग दलों की सरकारों ने ये सारा कुछ देखा। ये मामला शुरू हुआ था 2006 में, जब अंसल लखनऊ आया, लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी शुरू किया, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिर साल 2007 में BSP की सरकार आई, मायावती मुख्यमंत्री बनी। फिर साल 2011 था जब फेज़ 2 के नाम पर धोखाधड़ी की शुरुआत हुई। फेज़ 2 जो शुरू किया गया 2011 में, तब BSP की सरकार थी और लोगों से पैसे लिए गए।
फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई 2012 से 17 और तब भी लोगों के पैसे वहाँ लगते गए और सारा कुछ होता गया, और 17 से बीजेपी की सरकार थी। यानी अलग अलग सरकारों ने देख लिया, अलग अलग राजनीतिक दलों ने देख लिया, और ये सारा कुछ चलता रहा। ग्राहक 2010-11 से जिन्होंने पैसे लगाए थे उस प्रोजेक्ट में फेज़ 2 के नाम पर, उन लोगों के पैसे उस वक्त ये लोक लुभावन कुछ ऑफर्स दिए गए कि अगर आप 90% पैसा जमा कर देंगे तो आपको कम रेट पे ज़मीन मिल जाएगी, आपको 3 साल के अंदर 36 महीने का वायदा किया गया था 2011 में कि 36 महीने के अंदर पोजेशन मिल जाएगा, क्योंकि जो ज़मीन फेज़ 2 के लिए ली गई है उसमें सीवर का काम होगा, पानी का काम होगा, फिर पार्क डेवलप होगा, सड़कें बनाई जाएंगी, बिजली के खंभे लगेंगे, और उसके बाद 3 साल यानी 36 महीने के अंदर आपको दे दिया जाएगा। तो जब निवेशक पैसे लगाता है तो वो मान के चलता है कि 36 महीने कह रहे हैं तो एक आध साल और लेट हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल। 2015 में उन्हें ज़मीनें मिल जानी चाहिए थी, आज 2025 है। स्थिति ये है कि ट्राइब्यूनल और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। रेरा 2017 में जब आया उसके बाद रेरा ने भी अपील कर दिया, सारा कुछ कर दिया, पैसे फंसे हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो जिसने उस वक्त 25 लाख रुपए लगाए थे उसके पैसे की वैल्यूएशन 2.5 करोड़ हो गई है। अब पैसा अगर रिटर्न होता है तो कितना पैसा होगा, और अगर ज़मीन मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है, ज़मीन मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन दिनेश गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो चाहे एलडीए हो चाहे रेरा हो, आपकी जो संस्था है, इन्हीं को देखकर लोग सोचते हैं कि कुछ क्रेडिबिलिटी है, बिल्डर पर भरोसा नहीं होता है। आपको जब लिखा होता है गवर्नमेंट अप्रूव, एलडीए अप्रूव, रेरा नंबर आपका ऑर्गेनाइजेशन का, तब लोगों को लगता है कि हाँ, अब अगर इसमें पैसा लगाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा, जांच कर ली गई होगी, पेपर दे दिए गए होंगे, जमीन बिल्कुल अधिग्रहण हो गई होगी, उसके बाद ही इनको ये सब चीजें मिली हैं। और फिर लोग इस तरीके से परेशान होते हैं। हर दूसरे दिन एक नए बिल्डर की यही कहानी हम लोग सुनते हैं। तो क्या बिल्डर्स के साथ साथ उन पे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी हैं एलडीए के हों, रेरा के हों, उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब से रेरा आया है और रेरा आने के बाद और रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसे केस कम है। ये जो जितने भी मामले हैं, अंसल हो, डब्ल्यूटीसी हो, आम्रपाली हो, या उससे पहले जो भी थे, वो सब प्री रेरा के मामले हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन करने से पहले सारी स्क्रूटनी करता है, एक लैंड की भी, सारी अप्रूवल्स की भी। उसके बाद जो पैसा कस्टमर देता है वो रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही डालते हैं, उसके बाद वहां से कंस्ट्रक्शन के लिए ही निकाला जाता है। इसके अलावा आपको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी रेरा पोर्टल पे डालनी होती है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, उसी के प्रपोर्शनेट में पैसा निकल रहा है नहीं निकल रहा, वो कस्टमर भी डायरेक्ट पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। दूसरी जो अथॉरिटीज की बात आप कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि भी उन्होंने जो लैंड दी और उसके अगेंस्ट में जो पैसा है वो आ रहा है। ये सारे फ्रॉड होते हैं जब ऑर्गेनाइज फ्रॉड है ये सब, वो उस एम्बिट से बाहर निकल के ऐसे लोक लुभावने वादे करके इस तरह से बेचा जाता है कि वो एक ही प्लॉट 4 आदमियों को बेच दिए। लैंड थी नहीं और लैंड के नक्शे पेपर पे बना लिए गए प्लॉट और बेच दिए गए, तो अल्टीमेटली जाके वो दिवालिया की स्थिति आएगी। और अब इसमें आप चाहे अधिकारियों पे कार्रवाई कर दीजिए या अथॉरिटी पे कार्रवाई कर दीजिए, किसी पे भी कर दीजिए, बात यह है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, उनका पैसा कैसे आएगा। उनके ऊपर कार्रवाई करने से भी कुछ नहीं होगा कि पैसा तो उसी कंपनी में जो असेट्स है या लायबिलिटीज है, जो रिजोल्यूशन होगा उसी में से निकलेगा। पर कुमार माई साहब, तो हम ये मान के चलें कि जो जनता है, जो निवेशक है, वो इतना मजबूर है कि उसके पास कोई चारा ही नहीं है, वो शोर मचा ले, रो ले, सड़क पे खड़ा हो जाए, प्रदर्शन कर ले, नेताओं से मिल ले, उसके बाद भी उसके पास कोई चारा ही नहीं है, उसका पैसा फंस गया तो गया। जब जिस कंपनी में एक मिनट सर, एक गुप्ता जी, 1 मिनट, ये मैंने वकील साहब से सवाल किया जी। ऐसा है, 2016 तक तो कोई ओवरसाइट नहीं था रियल एस्टेट में। 2016 में जब रेरा आया तो हम लोगों को लगा, क्योंकि रेरा के प्रोविजन में था कि ओवरसाइट होगा, पैसे एस्क्रो में रखने पड़ेंगे और एडजुडिकेशन मैकेनिज्म है, उनके पास पावर है कि बिल्डर के कोई स्टक प्रोजेक्ट है उसको टेक ओवर करके अथॉरिटी से बनवा ले, किसी और से बनवा ले। तो हमें लगा था कि कुछ सोल्यूशन होगा। कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कल ही रेरा के ऊपर एक बड़ी तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि इस देश में रेरा का जो भी प्रदर्शन रहा है अलग अलग स्टेट में बहुत ही निराशाजनक रहा है और रेरा
अब जो जिस आशा के साथ रेरा एक्ट आया था उसको पूरा करने में बिल्कुल फेल रहा है। जहां तक इंसॉल्वेंसी की बात है, दिनेश जी ने एक बताया कि अब क्योंकि अंसल में भी आईआरपी अपॉइंट हो गया है, इंसॉल्वेंसी एक एक्ट के अंदर भी एक पूरा प्रोविजन है कि कैसे कंपनी को रिवाइव करना है। लेकिन ये एक्ट भी जो था वो जब लाया गया था तो उसमें रियल एस्टेट को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। हाँ, अब क्योंकि बड़े सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इसमें फंसते गए हैं तो जो एक्ट है उसमें तरह तरह के चेंजेस लाए गए हैं, जो रेगुलेशन में रियल एस्टेट के लिए चेंजेस लाए गए हैं। लेकिन अब क्योंकि एक प्रोसेस शुरू हुआ है, जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है अंसल के केस में, तो बायर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, अपना क्लेम फाइल करें, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसके मेंबर बने और इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के थ्रू निकाल सकें, वे अपना प्रोजेक्ट अगर निकलता है तो निकाल पाए। दूसरी चीज जो इंसॉल्वेंसी में है, इंसॉल्वेंसी के अंदर एक प्रोविजन है कि जब इंसॉल्वेंसी किसी प्रोजेक्ट की एडमिट होती है, ठीक है, तो उसमें एक मॉरेटोरियम लग जाता है, आप किसी और कोर्ट में जा भी नहीं सकते। तो इसलिए इनके पास ऑप्शन ही नहीं है जब इसके अलावा कि ये एनसीएलटी के थ्रू या जाएं या फिर इस ऑर्डर को एनसीएलटी में चैलेंज करें। यानी कि भगवान भरोसे चल रहा है रियल एस्टेट का मार्केट। एसएन सिंह साहब, अगर भगवान भरोसे चल रहा है तो लोग किसके पास जाएंगे? सरकार ये बात कह देगी एफआईआर करा दीजिए, लेकिन जनता को अंत में क्या मिल रहा है? सवाल तो वो उठता है ना। सरकारें तब कहाँ हैं जब इस तरीके के बिल्डर आते हैं, इस तरीके की चीजें स्कीमें चलती हैं सालों तक और लोगों का पैसा लेकर फिर कहते हैं हमारे पास देने को कुछ है नहीं। नहीं, देखिए अंकित जी, वो लूट की छूट वाली सरकार चली गई। इस समय प्रदेश में ईमानदार जवाबदेह जनता की सरकार है, मुखिया ईमानदार है और भ्रष्टाचार पर वार है, तो ऐसा होगा नहीं। आप देखे होंगे नोएडा में लगभग बिल्डरों का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, जिम्मेदार चैनल पर 12 ऐसे बिल्डर है जिनकी प्रॉपर्टी को सील करके और रेरा बना के आप देखे होंगे बहुत सारे वायरों को 2017 के बाद उनके घरों को देने का कार्य किया गया। तो अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी, योगी जी जो कहते हैं ना गारंटी पूरा होने की गारंटी, अगर विधानसभा में चूंकि आधिकार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो कहीं जा नहीं पाएगा, अगर जहन्नुम में भी जाएगा तो हम ढूंढ के ले आएंगे देंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी सर, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल, ये इतना शानदार सवाल आपका था। होगी नहीं, हुई है भाई। यादव सिंह अधिकारी थे, उनके ऊपर हुई है। लगभग 17 बड़े अधिकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के हैं जो या तो जेलों में है या बेल पर सजा याफ्ता जो है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। बहुत सारे आईएएस आईपीएस के ऊपर कार्रवाई। अगर आपका मुखिया ईमानदार है और जनता के लिए जिम्मेदार है, तैयार है, तो उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है, इनके प्रति नहीं होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए, समाजवादी पार्टी कहती थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, आप हमें पैसा दीजिए और जमीन दीजिए। दिक्कत ये है ना कि ये उंगली करने का जो खेल है ना कि तुम्हारी गलती थी और तुम्हारी गलती थी, उस चक्कर में जनता बहुत परेशान हो जाती है। ये सारी चीजें सालों तक जिम्मेदारी कब हुई? एक मिनट सिंह साहब, आपने अपनी बात कह ली। एसएन सिंह साहब, आपने अपनी बात कह ली, मुझे और भी अपने गेस्ट तक जाने दीजिए। भाटी साहब, आपने सुना वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अब जब विधानसभा में कहा है कि कहीं से भी ढूंढ के ले आएंगे, कम से कम ये सरकार रिस्पॉन्सिव तो है। पिछली सरकारें रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रोजेक्ट कल बने और आज दिवालिया घोषित हो गए, कई सालों से चल रहे हैं। सर, आपकी भी सरकार रही तब से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उस जमाने के अधिकारी, उस जमाने में जब लोग ये इस तरह की चीजें कर रहे थे, तो सवाल तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी से भी उठेंगे। धन्यवाद अंकित जी। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है और इसको जिस तरह की डायलॉगबाजी से, चाहे यहाँ पे एसएन सिंह साहब हो या मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हो, इससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। 1 लाख से ज्यादा बायर्स तो यहाँ पे ही परेशान है। लेकिन आपकी सीरियसनेस इस बात से पता चलती है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव आए, नोएडा अथॉरिटी ने, जिसके अंदर 75,000 बायर्स परेशान है, त्रस्त हैं, ईएमआई दे रहे हैं और अपनी लोन्स के रेंट्स भी दे रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। ये इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले नोएडा अथॉरिटी कहती है कि 1 हफ्ते के अंदर, और आप ये बयान नोट कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर हम ये बायर्स की समस्या, नोएडा अथॉरिटी कह रही है, बीजेपी सरकार नहीं कह रही है। किसके कहने पे कह रही है आप जानते हैं? वो उन्होंने कहा कि हम सॉल्व कर देंगे और आज तक एक परेशानी सॉल्व नहीं। और अगर ये बात सिर्फ अंसल एपीआई प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो ये प्रोजेक्ट में 2018 में एनसीएलटी में कॉर्पोरेशन बैंक, जो अब यूनियन बैंक है, वो चला गया था और उसके बाद ये 2022 में मैटर आया, इसका सॉल्यूशन आया, एनसीएलटी से ऑर्डर आए, 2025 से ये चला। उसके बाद अब
ILNFC जो है उसके 250 करोड़ का वो चला। तो क्या LDA सो रही थी? क्या 2018 से समाजवादी की सरकार थी? ये पार्टी बने क्यों नहीं उसमें? इन्होंने क्यों नहीं अपनी एप्लीकेशन लगाई उसके अंदर? तो देखिए, नाखून कटवा के शहीद होने की आदत ये भारतीय जनता पार्टी और बड़ी बड़ी बातें करने से एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि हमारी वाली सरकार ने एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि दिक्कत जैसे उन्होंने कहा कि हम जो आप नाखून कटाने की बात कर रहे हैं वो हर तरफ से सुनाई पड़ती है, क्योंकि ये आजकल की समस्या नहीं है। लेकिन जो आप दोनों आप विपक्ष में हैं, आपकी भी जिम्मेदारी जनता की मदद करने की बनती है, और वही जिम्मेदारी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। लेकिन वो तब होगा जब आप जनता की आवाज को सुन सकेंगे। एक बार जरा मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहता हूं जो इस समय इतने परेशान हैं क्योंकि उनका इतना ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। लखनऊ चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ पीड़ितों के साथ अंसल API प्रोजेक्ट के। ये जो सरकार की तू मैं ये जो बात कह देने से कि FIR कर देंगे और उनको जेल में पाताल से निकाल लाएंगे, आप लोगों को इससे कोई संतुष्टि होती है क्या? थोड़ा बहुत सांत्वना तो मिलती है, लेकिन FIR योगी जी ने कहा है, मैं सबसे पहले शुक्रिया करूंगा कि योगी जी का कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है हम लोगों को कि हम लोग का एक एक पैसा, एक एक अलॉटी का पैसा जो है वो वापस होगा, या उसके एवज में जो भी प्रॉपर्टी मिलनी है वो मिलेगी। और इस पर बंसल साहब ये आश्वासन पहली बार मिला है क्या आप लोगों को? हम लोगों पहले भी तो सरकारें, पहले भी तो इस तरीके से आप लोगों को आश्वासन मिलते रहे कि आपका पैसा आ जाएगा वापस। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद कल FIR भी LDA से जो दर्ज हुई उसका वो भी सर्कुलेट हुई है हमारे ग्रुप में, तो उससे ये लगता है कि शायद हमारा कुछ भविष्य ठीक हो जाए और हम लोगों को जो हमारी चीज़ है वो मिल जाए। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है। और मैं सिर्फ एक बात इतनी कहना चाहूँगा कि जिस कंपनी के पास पिछले 3 महीने में 200-250 करोड़ रुपया रजिस्ट्री के मार्फत आया, वो कंपनी जो है वो कैसे दिवालिया घोषित हो गई। तो ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत इसको इस्तेमाल किया गया है NCLT के नियमों को, और इसके ऊपर मैं सबका जो है चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो और हम लोगों को इससे जो है बहुत जल्दी छूट मिले। संजय आहूजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी पीड़ित हैं इसी तरीके के मामलों के। संजय आहूजा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत दिखता नहीं है कि जो बायर्स हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस हों, तो अब आप उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं सरकार से और कोर्ट से? सर, उम्मीद तो मुझे बस केवल यही है कि अगर सरकार इसमें इंटरवेन करेगी तो कम से कम हमने अपना हमारा मकान या जिसके फ्लैट या प्लॉट जो भी है वो दिलवा दे। किसी को केवल सजा दे देने से और उनको जेल में डालने से अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा उनको जेल में डाल के। जो इतने सालों से आप लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो EMI भी भर रहे हैं, जो साथ में रेंट भी दे रहे हैं, किसी को फ्लैट अगर चाहिए था, तो जो इतने सालों की आर्थिक परेशानियां हैं, आपको लगता है कि मान लीजिए अगर कहा जाए कि जो आपने जमा कराया था वो पैसा वापस ले लीजिए, क्या उसके लिए भी तैयार है जनता? सर, जो पैसा हमने जमा कराया था और जितना अब हम पे कर रहे हैं, अगर वो पैसा हमें आज दे के देंगे तो उस रेट पे हमें कहाँ प्रॉपर्टी मिलेगी? पहली बात तो ये हो जाती है। और दोबारा फिर सर, मैंने 2014 में प्रॉपर्टी ली थी, जो कि 4 साल तक उनका बना ही नहीं कोई प्रोजेक्ट। उसके बाद मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में माइग्रेट कर दिया गया। मैंने 25 लाख रुपए का लोन लिया था, जो कि मुझे वापस करने में करीब 54 लाख रुपए मुझे वापस करना पड़ेगा। पीयूष बंसल जी, आपके साथ में था सर, जी हाँ सर, मैं एयरफोर्स में था और मैं ये सोच के अंसल को दिया कि मैं कम से कम मकान बनाने का कुछ झंझट ना रहे, आराम से फ्लैट बन जाएगा, मैं आऊंगा रिटायर होके उस पर रहूंगा। और आज जब मैं पिछले साल जब मैं आया हूँ रिटायर होके, तब अब पता चल रहा है कि अभी तक तो उसका प्रोजेक्ट का हुआ नहीं कुछ। ऑफ कोर्स मेरा टावर बना हुआ है और ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को पैसा ही नहीं दे रहे हैं कि वो जो काम खत्म हुआ है ताकि वो टावर हैंडओवर करे और हमें पोजीशन दे। सारा पैसा मैं दे चुका हूँ, सिर्फ एक लास्ट इंस्टॉलमेंट बची हुई है सर। अब बताइए, सारी जिंदगी का पैसा इकट्ठा किया, सोचा रिटायरमेंट आसानी से कटेगा, और अब रिटायरमेंट होने के बाद भी चक्कर ये काटते फिर रहे हैं इस बात के कि उनको फ्लैट कब मिलेगा। बंसल साहब, आपके साथ और भी लोग हैं, कन्हैया लाल जी हैं, अमित मेहरोत्रा साहब हैं, उनसे भी जरा हमारी बात कराइए, समझा, वो भी जरा बताएं उनकी समस्या है, कब से उन्होंने पैसा दिया हुआ, कितना पैसा दिया हुआ है और कैसे फंसा हुआ है उनका पैसा। जी, मेरा नाम अमित मेहरोत्रा है और मैंने 2012 में 2 प्लॉट लिए थे अपने और अपने भाई साहब के लिए, और तब हमने 50% की धनराशि दी थी, जो 11-11 लाख रुपए की धनराशि थी।
तो 2012 में दिए थे, और हमें 7 साल बाद ये बताया गया कि जहाँ पे हमने लिया था प्लॉट वहाँ पे अंसल के पास ज़मीन ही नहीं थी। तब हमने हज़ारों चक्कर अंसल के मारे, तब उन्होंने कहा कि हम आपका कहीं और शिफ्ट कर दे रहे हैं। 2020 में उन्होंने हमें फिर से अलॉट करा और हमें रजिस्ट्री एग्रीमेंट दिया कि आपका एक दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करा जा रहा है, और उस एग्रीमेंट में लिखा साफ साफ कि 23 जून 2020 को हमको पोजीशन दे दिया जाएगा, और उसको भी लिखे हुए भी है। आज 5 साल हो गए हैं और पोजीशन क्या, कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। तो लगभग 13 साल से ज़्यादा हो गया है हमारा पैसा इन्वेस्ट करे हुए, और हमें तो सिर्फ एक ही उम्मीद है, जो हमारे माननीय योगी जी ने कहा है कि शायद एलडीए इसको टेक ओवर करेगा, विकास करेगा, और हम लोगों को जो है प्लॉट या जो भी जिसका है फ्लैट वगैरह वो दिलवाएगा। जब वो दिलवाई जाएगी प्रॉपर्टी, तभी जाके हम लोगों को जो है शायद एक संतुष्टि हो पाएगी। इतना समय निकल गया है। जी, और भी हैं और साथी हैं जो बताएंगे। जी, थोड़ा जल्दी बताइएगा आप लोग की समस्या। कन्हैयालाल जी, आर्मी से रिटायर, मैं 2011 में रिटायर होके पैसा लेके मैं आया, और अंसल की टाउनशिप देख के मैंने पूरा इन्वेस्ट किया पैसा कि मेरे को बहुत अच्छा घर मिल जाएगा। लेकिन अभी आर्मी से लाया हुआ पैसा मेरा इसमें फंस गया। जब से मैं चक्कर काटते जा रहा हूँ, मेरे को बिला मैंने बुक कराया था, जो बिला मेरा सेक्टर एन में था, और फिर उसके बाद जब चक्कर काटते काटते उन्होंने बोला कि हम आपको बिला नहीं दे पाएंगे, हम आपको प्लाट देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, प्लाट ही के दे दो, कहीं भी दे दो। तो जब प्लाट में हमारे को वहीं सेक्टर एन में ही देने के लिए बोला, अब उसके बाद अब जब हम इतना दिन और बीत गया, 3-4 साल बीता, अभी हम यहाँ गए कि हम एफआईआर कराने, तो कहते हैं एफआईआर नहीं लेगा, नहीं हम लिखेंगे क्योंकि ये कोई डिफॉल्ट नहीं है, ये इन्होंने लिख के दिया। तो कहते हैं आप अपना पैसा ले लो। तो हम पैसा किस हिसाब से ले लें? हम अपना पैसा जितना, हमको एक ईडब्ल्यूएस का घर भी नहीं मिलेगा। जो बताओ हम अपने किसके लिए हमने यहाँ पर किया था, जो हमने अंचल में लिया था कि हमको एक अच्छा कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का घर मिल जाएगा। और अभी हम बताओ, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उस समय के जो हिसाब से आपने पैसा दिया था और आज की जो उसकी कीमत है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। या तो पूरे इंटरेस्ट के साथ वो पैसा लौटाया जाए, और अगर सिर्फ यही बात कहनी हो तो ये जो एसएन सिंह साहब आप सुन रहे थे कुछ लोगों की परेशानियां, लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई यहां पर लगा दी है, और अब अगर इनको जेल में डाल दें और आप जो मुख्यमंत्री जी ने कहा पताल से निकाल लाएंगे, लेकिन समस्या का समाधान कैसे हो गया? क्या सरकार टेक ओवर करेगी? सोल्यूशन क्या है? प्लान तो कुछ दिया नहीं गया है। नहीं अंकित जी, देखिए हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। बहुत सारे बारों के बारे में आप जानते हैं, चूंकि कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन एक कोर्ट से फाइनल केस के बारे में हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है, एनबीसीसी अमरपाली के बहुत सारे ऐसे बायर थे जो घर खरीदे थे और उनका पैसा डूब गया था, उनका नहीं मिल रहा था। जब 2017 में 14 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और 17 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, तो जो अमरपाली के बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो अथॉरिटी दूसरे लोगों को, बायर को और बिल्डर को बेच के उसके पैसे से वो घर बना के और उसी ग्रेटर नोएडा में जहां से लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को देने का कार्य की। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जनता के लिए कार्य करती है, राष्ट्र प्रथम का कार्य करती है। नहीं तो मुलायम सिंह जी को रात तो आप बताइए, बिना प्लानिंग के सरकार कुछ नहीं कहती है। सरकार के पास हजारों प्लानिंग होती है, करने की इच्छा होती है। अगर करने की इच्छा होती है तो जैसे अमरपाली लेजर पार्क का हमने बताया, अमरपाली गोल्फ होम का बताया, अमरपाली स्मार्ट सिटी का बताया, लगभग 12 ऐसे प्रोजेक्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। एनडीटीवी ने तो इस खबर को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि देखिए योगी जी की सरकार बनते ही, मोदी जी की सरकार बनते ही बायरों के चेहरे पे खुशी आ गई। और एक छोटी सी लापरवाही आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और ऐसे ही पैसे के लूट के नाते बायरों के पैसे को लूट लिया जाता है, और जो जमीन पे आवास नहीं बनना चाहिए वहां 50 लेकर माला बन जाता है। उसको भी हमारी सरकार ने कोर्ट के आदेश पे गिराने का कार्य किया। ठीक है, तो उम्मीद यही लगा रहे हैं लोग आपसे और मुख्यमंत्री जी से कि ये जो जिस तरीके की प्लानिंग आप जो आपने एग्जाम्पल गिनाए, कम से कम अंसल में भी हो, लोगों को उसका थोड़ी सुविधा मिले। चलिए एक बार फिर वापस चलते हैं भाटी साहब के साथ। भाटी साहब, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि देखिए पुरानी सरकार और नई सरकार में फर्क यही है कि ये जिस तरीके के काम पहले हुए, कम से कम हम बायर्स को रिलीफ देने का पूरा प्लानिंग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कोई या तो स्पेसिफिक बताए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको ये, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी जिसमें ये सब परेशानियां कोई नहीं हुई। या तो बाद में आए केसेस, या तो इंसॉल्वेंसी के केसेस बाद में। अभी बहुत अच्छा एक आपके पीड़ित
इसमें पीड़ित थे, उन्होंने जानकारी दी। आप देखिए एनसीएलटी को कौन कौन उसके मेंबर्स बनाता है, कौन जज बनाता है? तो केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिली भगत से ये चीज चल रहा है। ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। भाटी साहब एक बात आपसे एक बात पूछ लूं सर आपसे, एक बात रुक जाइए, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट रुक जाइए, सांस लीजिए, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। भाटी साहब ये बताइए, आपने कहा कि ये सारी समस्याएं जो हैं ये अब की सरकार के सामने आ रही है, हमारे टाइम में नहीं आ रही थी। अगर प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ और 2011 के बाद से कई साल तक लोगों को बहलाते गए, बताते गए, तो कमियां जो थी वो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक तो होंगी ना। तो क्या उस समय सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सर? या अगर जो अंसल था या उसने जो भी धोखाधड़ी करी, अगर 2011-12 से उसने शुरू करी और 17-18 में उजागर हुई, तो गलती उस सरकार की हो गई जिस सरकार को उस समय लोगों ने चुन के भेजा है। बड़ी ईमानदारी से बात बताता हूँ, अगर प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ तो खत्म 2016 में खत्म नहीं होना था। अगर प्रोजेक्ट खत्म हुआ या डिले हुआ तो 2018 पूछा जा रहा है अगर केसेस चले, क्या लीकेज रोकने का कार्य किया? क्या जिसको जो जमीन दे रहे थे उसके बदले में आप कुछ ले रहे थे? यही तो पूछा जा रहा है। सिंह साहब एक मिनट रुक जाइए, वो समझ रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। आप भी जैसे समझते हैं और टरका देते हैं, वैसे वो भी समझ के टरका रहे हैं। रुक जाइए, उन्हें समझ में पूरा आ रहा है क्या पूछा जा रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अभी आप जो चला रहे हैं ना, एक ग्रुप का नाम मैं नहीं लूंगा, यहाँ पे आपके ऊपर चल रहा है फर्जीवाड़े के नाम पे। इस ग्रुप को अभी यमुना एक्सप्रेसवे में फिल्म सिटी जो इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें जमीन अलॉट हुई है। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये मिली भगत से करा रहे हैं, ये पूंजीवादी सरकार है। इन्होंने एनसीएलटी के साथ मिल जाते हैं और एडमिट कर लाते हैं केस, ताकि बायर्स का पैसा कैसे नहीं है। हमारी तो कभी सेंट्रल में सरकार होते हुए हमने ये काम नहीं किया। हमने तो कभी सिंह साहब जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि जो एक ग्रुप जिसका नाम अभी यहाँ पर चल रहा है, उस ग्रुप को एक तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छापे मार रही है और उत्तर प्रदेश में उसको ज्यादा प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। अंकित जी, दरअसल जो जिस तरह की पढ़ाई लिखाई किया रहेगा उसी तरह की तो बात कहेगा। आदरणीय मुलायम सिंह जी को रात को टार्च मार के एक बड़े नेता दिखा रहे थे कि कौन सा प्लाट आप चॉइस कर लीजिए, और जिम्मेदारी से उस समय एनडीटीवी के ही चैनल पर एक खबर दिखाया गया। आज भी हम लोग अरे सर मुलायम सिंह जी को रहने दीजिए, अभी की बात कीजिए। सिंह साहब अभी की बात कीजिए, जो अभी उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए पहले। 2006 में 5,000 एकड़ जमीन दी जाती, क्या आपने लीकेज देखा? क्या आपने कागज देखा कि जो पैसा उनको इन्वेस्ट करना उनके पास है कि नहीं? सिंह साहब आपने जवाब नहीं दिया। जो आप भाटी जी पे आरोप लगा रहे थे वही अब आप कर रहे हैं। अब आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक सेकंड भाटी साहब, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सवाल पूछिए आप, सवाल मैं कहीं से भी आपसे मैं सवाल पूछता हूं। एक ग्रुप जिसका नाम अभी चल रहा है, जिसपे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसके पीड़ित हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे, उस ग्रुप को ही आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब दे रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं कथनियों करने में फर्क नहीं है? आप कहें तो मैं नाम भी ले दूं। बिल्कुल नहीं अंकित जी, आप नाम दे सकते हो और मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए होता क्या है, कहीं भी टेंडर प्रोसेस होते हैं, आप उसमें उस प्रोसेस में जा सकते हैं, लेकिन आरोप लगते ही अगर सबसे अच्छी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो, गार्जियन हो या मुख्यमंत्री हो, वो अपना पराया कुछ नहीं होता। अगर उसके ऊपर जिस पे आरोप लगा है, जिस ग्रुप पर, सरकार अब उस पे कार्रवाई करेगी ना। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट दिए वो सब कैंसिल करवाएंगे अब आप। कोई अपना जनता के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। अगर अंकित जी के पास कोई सबूत है तो मैं गारंटी देता हूं। सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छापे मार रही है, सबूत मैं कहां से दूंगा? ईडी सबूत देगी ना सर। इसीलिए कह रहा हूं ना कि भैया अगर किसी टेंडर प्रोसेस में गया है और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वो हमारा है, उसके बाद भी ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है, एजेंसियां कार्रवाई कर रही, तो यही तो निष्पक्ष सरकार कहा जाता है। अरे सर, तो इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है ना कि क्या उनके जो अभी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी आप जांच कराएंगे? मैं तो कह रहा हूं सबकी मतलब एसएन सिंह की भी, अंकित जी की भी, कोई भी व्यक्ति जो फराड का कार्य कर रहा है वो हमारे लिए फराड है। ठीक है, वो व्यवसायी नहीं, वो व्यापारी नहीं है, ठीक है, कोई रोजगार देने वाला नहीं है। तो भाटी साहब, सरकार मुख्यमंत्री से लेकर प्रवक्ताओं तक लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई भी की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अंकित जी 30 सेकंड दीजिए मुझे जी। देखिए ये इतने बड़े झूठे लोग हैं, सुबह शाम झूठ बोलने के अलावा। अभी एनडीटीवी की रिपोर्ट की बात करें, मैं चैलेंज करता हूं एनडीटीवी की रिपोर्ट निकाल के दिखाएं जिसपे इन्होंने एलिगेशन लगाया। अदरवाइज अभी माफी मांग के जाए आप, ठीक है ना? आप झूठे, चुप रहिए 2 मिनट चुप रहिए, आप बात पूरी होने दीजिए। साहब आपने अपनी बात कही, अब उनकी सुन लीजिए और उसके बाद फिर जवाब भी दीजिएगा। नहीं, दूसरी बात
दूसरी बात, अभी प्रोजेक्ट की इनकी जब पोल खुलने लगी, किसी तरह से निवेशकों का किस तरह का ये बर्ताव कर रहे हैं, निवेशकों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों मिली जुली सरकार हैं, आपस में निवेशकों भैया का आप पैसा, सपा के जो प्रवक्ता पैसा हैं, लगा है, चाहे मथुरा वो का शेयर कांड बाजार हो, रामवृक्ष यादव चाहे कांड सुने प्रॉपर्टी के हैं, पैसे में हो। मथुरा का आपको कोई रामवृक्ष बीमारी यादव है कांड ऐसी सुने, इंसान? आप सपा के आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, नीचे मथुरा का बोलेंगे? रामवृक्ष यादव कांड क्यों आपको हुआ कोई था? बीमारी है आपको क्या? पता है कि गाजियाबाद आपको से नीचे लेकर बोलने दिल्ली की तक कोई गंगा बीमारी के है? किनारे आप की चुप सारी नहीं रह जमीनें सकते तोड़ थोड़ी दिया देर? था। एक मिनट एक आप मिनट सवाल एक का मिनट जवाब एक मिनट जानिए ये ना, ये समझ ये लो, जो आप ये जो आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा, ये जो आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना, उसके कारण दिक्कत ये होगी कि लोगों को ना तो आप दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक सेकंड रुक जाइए। आप इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जिसमें बहस हो रही है, आप बीच बीच में बोल रहे हैं, खुद नजर आता एसएन है सिंह जब साहब, आप- एसएन सिंह साहब का शायद कनेक्शन हमारे से टूट गया है, लेकिन ये जो पूरा जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनका लाखों रुपए फंसा हुआ है। सीधा इस तरीके से लोगों को जो अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा रहे हैं, फौज से रिटायर्ड हैं, अपने सुकून से रिटायरमेंट चाहते थे, वो अब दर दर के धक्के खाते फिरे, इंतजार करते फिरे कि कभी कोई शायद उनकी मदद करने आएगा। मदद के लिए जरूरी यह है कि सरकार त्वरित इस पर कार्रवाई भी करे, और चाहे कोई भी हो, विपक्ष का हो, उस समय की सरकार का कोई नेता हो, अधिकारी हो, उन पे कम से कम एक ऐसा एग्जाम्पल जरूर बनाया जाए, या अभी का कोई अधिकारी हो, अभी का कोई नेता हो, एग्जाम्पल जरूर बनाया जाए कि कम से कम ये सब बिल्डर सरकारी बाबुओं का जो नेक्सस है, वो अगली बार ऐसा लोगों को परेशान करने से पहले 10 बार सोचे। मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा, सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, अभी के लिए इतना ही। फिर से इस पर चर्चा जरूर करेंगे। ये एक ऐसी खबर है, लोगों से जुड़ी हुई खबर है, और एनडीटीवी पर लोगों से जुड़े हुए इस तरह के मुद्दों पर हम जरूर उठाते रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। इन दिनों दक्षिण भारत के राज्य, खासतौर से तमिलनाडु में कई राजनीतिक दल काफी गुस्से में हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा सीटों के परिसीमन का मामला है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। संसद में दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इससे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी राजनीतिक ताकत पर असर पड़ेगा। स्टालिन का कहना है कि दक्षिण भारत की प्रगतिशील नीतियों के कारण दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या वृद्धि पर काबू करने में कामयाब हुए हैं, और अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एमके स्टालिन ने इस परिसीमन को अन्यायपूर्ण प्रक्रिया बता रहा है। நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமை இன்றைக்கு 39 எம்பிக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால், அவர்களை வைத்துக்கொண்டே போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால், அதையும் மீறி இன்றைக்கு இன்னும் சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தால்தான் நாம் எண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்பட முடியும். ஆக அதையெல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்து, நான் மீண்டும் இந்த திருமண விழாவின் மூலமாக எல்லா கட்சி தலைவர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, வர முடியாதவர்களும் தயவு கூர்ந்து வர வேண்டும் வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்று இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன். உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள், முன்பெல்லாம் குழந்தைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரல, சொல்லக்கூடாது இப்போ. ஏன்னா மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு அந்த நாடாளுமன்ற எண்ணிக்கை வரும் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் நமக்கு எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அதிகம் இருந்தால்தான் எம்பிக்கள் அதிகம் வரும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கு. ஆனால் நாம் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்தி அதில் வெற்றி கண்டோம். அதனால் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால் இப்போ யாரும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் நீங்கள் அவசரப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் பெறக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்டுங்கள். அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். Why will not? Because already the Prime Minister Mr. Modi, when he opened the new parliament, he said it's going to increase. It was like 2 years back. And in 2023, I think Mr. Amit Shah, he also spoke that it will definitely affect the South Indian states. But now they are, since our leader, Tamil Nadu Chief Minister, has raised up the issue, they are changing the stand. We want them to confirm it. Tamil Nadu represents around 543 seats. We represent around 39.
which is around 7.2%. Our only request here, a demand here is, if they're going to raise the numbers in the north states of India, Tamil Nadu will also request, we also demand an increase in the numbers. आपको याद दिला दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, एक प्रो रेटा बेसिस पर ये पूरा चीज़ें की जाएंगी, तो उसको लेकर अभी कंफ्यूजन बरकरार है। अनुराग वर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव साहब भी जुड़ रहे हैं, संपादक हैं नवोदय टाइम्स के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं वर्मा साहब। ये जो देखिए, जो उनका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट तो जायज़ है, क्योंकि अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 1976 में इमरजेंसी लगने के बाद से 2001 तक उस पर रोक लग गई थी। 2001 में भी सदर्न स्टेट्स का प्रेशर था कि आप अभी इसको परिसीमन को वैसे का वैसा ही रहने दें। तो विधानसभा की, लोकसभा की सीटों की जो बाउंड्रीज हैं वो बदली, लेकिन नंबर ऑफ सीटें नहीं बदली हैं। एक तो अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, और दूसरा ये स्टेट जो कह रहे हैं कि हम प्रगतिशील स्टेट हैं तो इसका खामियाजा हम क्यों भुगते, ये कम से कम उनकी जो परेशानी है वो तो जायज़ है। अंकित, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जो सबसे पहले समझने वाली चीज़ है कि जो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, ना कि आपकी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन वो स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। वो किसी स्टालिन का या किसी अगर हम नॉर्थ की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का या किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। तो उस चीज़ को सबसे पहले समझना होगा कि जितने लोग हैं उस रेशियो में ही रिप्रेजेंटेशन आइडियली होना चाहिए। नहीं अगर वर्मा साहब, वो आप जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकली समझ में आता है, लेकिन देश में अगर लगातार कोशिशें हो रही हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने की और कुछ राज्य उस पर अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका खामियाजा वो राजनीतिक तौर पे क्यों भुगते हैं? लेकिन ये हमने ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अभी तो ये एक्चुअली जो मेरा अपना मानना है, ये 26 में जो उनके विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी ये तैयारी है कि एंटी केंद्र की जो राजनीति है इनकी, उसको एक तरह से ये फ्लेयर अप करें, उसको बिल्टअप करें, और एंटी सेंटर, एंटी जो वहाँ भाषा की भी राजनीति अभी कुछ दिनों पहले हुई, तो इस तरह से जो फ्लेयर अप करने का जो माहौल बन रहा है वो इसके पीछे मेन कारण है। तो क्योंकि अभी कोई बेस नहीं है कि किस रेशियो पे 8.5 लाख पे होगा, 12 लाख पे होगा, 15 लाख पे होगा, 20 लाख पे होगा, अभी कोई बात ऐसी नहीं हुई है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात हो रही है। अकुश श्रीवास्तव साहब, रेशो कुछ भी हो, उस रेशो के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो अगर थोड़ी सीटें बढ़ेंगी तो प्रोपोर्शनल चेंज जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आने वाला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उसमें भी प्रोपोर्शनल चेंज काफी बड़ा होने वाला है। और अगर कुछ सीटें बढ़ती भी हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स की, तो वो प्रोपोर्शनल चेंज बहुत कम है, उसको लेकर लामबंदी नजर आ रही है सदर्न स्टेट्स में। तो आपको लगता है कि क्या कहीं ना कहीं ये 2026 में जब भी परिसीमन होगा, ये एक बड़ा मुद्दा, नेशनल बड़ा मुद्दा बनने की तौर पे देखा जा रहा है इसको? देखिए, ये नेशनल बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये सदर्न स्टेट का जरूर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये तय है कि जैसे कि वर्मा जी ने कहा है कि इस चुनाव से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, ये इसको समझना चाहिए। आप पहले ये समझ लीजिए, जो संविधान के अनुच्छेद 82 है, उसमें कहा गया प्रत्येक जनगणना के बाद जो है प्रत्येक राज्य की लोकसभा की सीटों को जनगणना परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया, इससे पहले एक अनुच्छेद है 81 या का में कह लीजिए उसको, जिसमें ये कहा गया कि राज्यों की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 530 से ज्यादा नहीं की जा सकती। तो अब इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसी हिसाब से 530 होता है। तो पहले तो ये है कि अगर परिसीमन और परिसीमन के बाद सीटें बढ़ाई जानी है तो ये इस पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा, इस पर बदलाव लाना पड़ेगा। उनका संकट जो है वो ये निश्चित रूप से है, अगर अमित शाह साहब ने ये कह दिया है कि हम उनकी सीटें कम नहीं होने देंगे, क्योंकि फॉर्मूला की वजह से जा रहा था अभी 10 लाख हो या 20 लाख हो, 20 लाख पे भी होने पर उनकी केरल में 2 सीटें कम हो जाती हैं, तमिलनाडु में 3-4 सीटें कम हो जाती हैं, तो कम नहीं होने देंगे। मान लीजिए कि क्लॉथ लगा करके 81A में कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कम ना होने से प्रोपोजिशन तो उनका हमेशा ही कम रहेगा। जो उनकी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में ताकत होती थी, आज भी देश में अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो ज्यादातर ये होता है कि वो
क्योंकि उस जो प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, बिहार से होकर निकलती है, और वो यहाँ के लोग ज्यादा तय करते हैं कि इसका अब अगर 20 लाख भी हो जाएगा तो 126 सीटें बनेंगी। तो तय है कि 880 हो जाए सीटें, तब भी 126 जो है वो बड़ा होगा। तो क्या 20-22% वाले तय करने वाले लोग जो होंगे वो बहुत बड़ी बात वर्मा साहब, तो करेंगे। क्या यही तो अब परेशानी आपको सामने एक है कि रास्ता कहीं ना भी कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी देखा जा रहा है कि उनकी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में एक डोमिनेंस है। उत्तर प्रदेश में अगर सीटें बढ़ती हैं तो उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ ऐसा कम से कम माना जा रहा है कि बीजेपी को होगा। तो क्या इसी को लेकर चिंता है कि आपकी जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो और कम हो जाएगी अगर यहां पर इतनी सारी सीटें बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, देखिए यहां पे बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल कैपिटल कम हो जी अंकित, ये जो साउथ की पॉलिटिक्स का हमेशा से एक अलग नेचर है, जो वो क्या वहाँ के रीजनल पार्टीज़ केंद्र के साथ बहुत स्मार्टली जो अपने नेगोशिएशंस करते हैं कि जब भी थोड़ी सी भी सीटें ऊपर नीचे होती हैं तो उसका नेगोशिएशन इनका बहुत स्मार्ट होता है और उसका इनको फ़ायदा कांग्रेस के शासनकाल में बहुत बढ़िया मिला हुआ है। इस बार थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं है, तो अगर ये पर हाँ खूब मिला तो अगर आप इस बार देख जो नया सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है उसमें जो है इनका जो नेगोशिएशन पावर है, जो इनकी आर्म ट्विस्टिंग की जो क्षमता है वो कम हो रही है। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा अंकित, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने साउथ में अपनी रीच बढ़ाने के लिए जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, लगातार जो है बीजेपी का संगठन, आरएसएस का संगठन, जो उनके स्वयंसेवक हैं, वो साउथ में अपनी रीच बढ़ाने में लगातार लगे हुए, जिसका भी ये डर है और उसको किसी ना किसी तरह से एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे अभी का परिसीमन की बात हो रही हो, चाहे इससे पहले की हो, जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो कहीं ना कहीं अपना कुछ एडवांटेज के हिसाब से परिसीमन करती है। ये कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है और ये अब होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी एडवांटेज रहती है जो सत्ता में है, जिस तरीके से बाउंड्रीज बदली जाएंगी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लेकिन क्या इस तरीके से जो 4-5 राज्यों की साउथ के जो परेशानी है और उसमें ममता बनर्जी को भी जोड़ दिया जाए, उन्हें भी लगता है कि उनको इससे नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भी इन राज्यों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की इस बार 99 में से करीब 53 सीटें तो अभी भी साउथ इंडियन से ही आ रही हैं। तो ये क्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दे के तौर पर 2026 में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो कुछ राज्यों के या उसके बाद होने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में, कितना बड़ा मुद्दा बनता है, ये एक चर्चा का विषय जरूर रहेगा। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, अभी फॉर्मूला तो आने दीजिए, फिर तय होगा कितना नफा नुकसान किसको होने वाला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं।